ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है, तो इसका मतलब ए का वर्तमान आयु 10 साल होगा। आंसर हो गया। कैसे होगा? क्योंकि ए के वर्तमान आयु का अनुपात है 5, अनुपात 5 है, तो वह ऑप्शन होगा आंसर जो 5 से कटेगा। प्यारे बच्चों, मैं हूं गुरु नितेश, और जैसा कि आपको पता है कि इंटर लेवल का वैकेंसी आ गया है, फॉर्म भराना भी शुरू हो गया है। उम्मीद है आप लोग फॉर्म भर दिए होंगे। तो आज हम लोग इंटर लेवल का जो पहले एग्जाम हुआ था 2018 में, 10/12/2018 को सेकेंड शिफ्ट में एक एग्जाम हुआ था, उसके मैथ्स के सारे क्वेश्चन आज मैं कराने जा रहा हूं। और इसके क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कहता है कि यदि x y से 20% कम है तो y x से कितना प्रतिशत अधिक है ना। बहुत साधारण सा सवाल पूछा जाता है इंटर लेवल में। थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आप सारे सवाल को बना देंगे। अगर आप केवल प्रीवियस ईयर पे ही बहुत अच्छा से कमांड करके जाते हैं तो भी आप लगभग सारे सवाल बना देंगे। क्वेश्चन कहता है कि x y से 20% कम है, तो दो संख्या है, एक है x, दूसरा है y। x y से 20% कम है तो y अगर 100 है तो x होगा 80, है ना। y अगर 100 है तो x होगा 80। क्यों? क्योंकि जब हम 100 मानते हैं तो जितना प्रतिशत देता है ना, उतना ही प्रतिशत उसका आंसर हो जाता है। तो ये कहता है कि x y से 20% कम है तो y का 20% निकालेंगे तो 20 आएगा। तो 20% कम है, इसका मतलब 100 से 20 घटा लेंगे तो 80 आ जाएगा। अब आपसे पूछता है कि y x से कितना अधिक है, तो y x से कितना अधिक है? 20। तुलना किससे करना है? 80 से, तो बटा 80 गुना 100, है ना। तो 20 चौका 80, 25 चौका 100, तो ये हो जाएगा 25%, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है 25%, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि 3 कारों के चालों का अनुपात 3:4:5 है। एक समान दूरी तय करने में लगने वाले समय का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, तो कहता है एक समान दूरी तय करना है, तो जब दूरी कांस्टेंट हो, डिस्टेंस जो हो वो कांस्टेंट हो, तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटा 4। ठीक है, अगर दूरी कांस्टेंट हो तो इसका मतलब टाइम बराबर समय इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है। समय जो होता है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है। इसका मतलब जो चाल का अनुपात दिया है 3:4:5, इसी का उल्टा समय का अनुपात होगा 1/3:1/4:1/5। हमेशा याद रखिएगा, जब दूरी कांस्टेंट हो, जब आपको बोले कि एक समान दूरी तय करना हो। ठीक है, तो 1/3, 1/4 और 1/5 हो जाएगा। लेकिन यह भी हमेशा याद रखना है कि रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है, तो इसको फ्रैक्शन में नहीं होता है तो इसको हम लोग तोड़ेंगे। तोड़ने के लिए हम 3, 4, 5 का एलसीएम लेंगे, तो 3, 4, 5 में कुछ भी कटने वाला नहीं है, तो 5 चौका 20 तिहाई 60 इसका एलसीएम आएगा, और एलसीएम से सबको गुना कर देंगे तो 1/3 गुना 60 अनुपात 1/4 गुना 60 अनुपात 1/5 गुना 60, तो कट जाएगा 20 तिहाई 60, 15 चौका 60, 12 पच्चे 60, तो इसका आंसर हो जाएगा 20:15:12। बस यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 20:12:15 दिया हुआ है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि 9 संख्याओं का औसत 20 है। ठीक है, 9 संख्या दिया हुआ है, इसका औसत है कितना? 20। कहता है यदि एक संख्या 18 है तथा इसे 36 से बदल दिया जाए। ठीक है, एक संख्या 18 है और इसे 36 से बदल दिया जाए तो नई औसत क्या होगी? तो औसत बराबर क्या होता है? आपको पता है औसत का एक ही फॉर्मूला होता है ना। औसत बराबर होता है कुल योग, है ना, बटा कुल संख्या। ठीक है, अब कहता है 9 संख्याओं का औसत 20 है, तो 20 बराबर कुल योग हमको नहीं पता, कुल संख्या कितना है? 9। तो इसका मतलब कुल योग बराबर हो जाएगा
20 गुना 9, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 180। अब कहता है इस 180 में से एक संख्या 18 है और इसे 36 से बदल देना है, तो इसका मतलब 180 में से 18 को घटा लेना है और जोड़ कितना देना है, 36 को जोड़ देना है। तो इसमें से इसका मतलब 18 और बढ़ जाएगा 198। अब 198 हो गया तो आपको संख्या तो उतना ही है, एक संख्या को जोड़ा घटाया गया है और दूसरे संख्या को जोड़ दिया गया है, तो इसका औसत एवरेज जो होगा वो हो जाएगा 198 बटा 9, 9 दूना 18, 9 दूना 18, आंसर आ जाएगा 22। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका आंसर होगा। ये बेसिक मेथड होता है। दूसरा, थोड़ा सा आप अगर विचार कीजिएगा तो यह बताइए कि 9 संख्याओं का औसत 20 है ना। औसत में अगर उतना ही संख्या के औसत को जोड़ दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर 9 संख्या के औसत में हम 9 संख्या के औसत को जोड़ देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर 9 संख्या के औसत में से हम 9 संख्या के औसत को घटा लेते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां कहता है 9 संख्या का औसत 20 है, एक संख्या 18 है, इसे 36 से बदल दिया जाता है। इसका मतलब 18 को रिप्लेस किससे कर रहा है, 36 से कर रहा है। तो इसका मतलब अगर 18 को घटा के 36 जोड़ेगा तो इसका मतलब 18 क्या होगा, बढ़ जाएगा। 18 बढ़ जाएगा तो 18 के लिए 9 संख्या का औसत क्या हो जाएगा, 18 बटा 9 बराबर 2। अगर इसी 2 को हम इस औसत में जोड़ दें तो हमारा आंसर आ जाएगा, 2 जोड़ देंगे तो ये 22 हो जाएगा। तो हमको ये कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना अच्छा से समझ रहे हैं। अगला सवाल कहता है कि यदि 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 40% के बराबर है तो कितने वर्षों में ब्याज अपने मूलधन के बराबर हो जाएगा, है ना। कहता है कि साधारण ब्याज का सवाल है। साधारण ब्याज में कहता है कि 5 वर्ष में यह साधारण ब्याज अपने आप का 40 मूलधन का 40% हो जाता है। आपको पता है कि प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज बराबर होता है ना। इस एकदम स्ट्रॉन्ग, सबसे स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के लिए। हमेशा आपको याद रखना है कि प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज बराबर होता है। प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज बराबर होता है। अगर 5 वर्ष में हमको 40% ब्याज मिलता है तो एक वर्ष में हमको 40/5, इसका मतलब 8% का ब्याज मिलेगा। और कहता है कि वह अपने मूलधन का बराबर हो जाएगा। तो मूलधन कितना होता है, 100% मूलधन होगा तो 100% बनाना है इस 8% को। तो समय कितना लगेगा, तो 100/8 मतलब 25/2। इसका मतलब 12 साल 6 महीना, है ना। समझ में आया, 12 साल 6 महीना। क्या कह रहा है कि 5 वर्ष में 40% बढ़ता है तो एक वर्ष में कितना बढ़ेगा, तो ब्याज का दर आ गया 8%। 8% से उसको 100% बनाना है। चाहे तो आप मान के भी बना सकते हैं, है ना। मान के भी बनाइएगा तो मान लीजिएगा प्रिंसिपल बराबर 100 रुपया, तो एसआई बराबर कितना, 40% कहता है तो 40, है ना। तो 40 बराबर 100 गुना 5 गुना R बटा 100। तो R बराबर हो जाएगा 40 गुना 100 बटा 100 गुना 5 बराबर 8%। आपको एसआई भी चाहिए 100 रुपया, है ना। तो 100 बराबर, है ना, 100 गुना 5, टाइम निकालना है T गुना 8 बटा 100। तो T बराबर आ जाएगा 100/8 बराबर 12 साल 6 महीना। यही आपका आंसर आ जाएगा। अगर इस तरह से भी बनाइएगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इस तरह से नहीं बनाना है, आपको सीधा सीधा प्रतिशत पर सोचना है और सीधे सीधे बना देना है। 12 साल 6 महीना हो गया। अगला सवाल कहता है कि एक गांव की जनसंख्या 10% की वार्षिक कमी होती है ना। तो जैसे जनसंख्या का बात करता है, जनसंख्या वाले सवाल में चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगता है। और अगर जनसंख्या घट रहा है तो इसका मतलब है कि चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूला में माइनस का साइन लगेगा। तो क्या होता है, CI बराबर होता है
P इंटू 1+R/100 और पॉपुलेशन की बात कर रहा है तो इसका मतलब फाइनल पॉपुलेशन अंतिम जनसंख्या बराबर इनिशियल पॉपुलेशन प्रारंभिक जनसंख्या इंटू 1+R/100 का पावर n। यहाँ जनसंख्या घट रहा है तो यहाँ प्लस नहीं माइनस होगा, बस इसी को डाल देना है। कहता है कि 12,500 है जनसंख्या, है ना, 1 माइनस 10/10% से घट रहा है, 2 साल के बाद आपसे पूछ रहा है, इसको कर देना है तो ये हो जाएगा 12,500 गुना 9/10 गुना 9/10, इसको काट दीजिए, ये हो जाएगा 125 गुना 81 और 125 को 81 से गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 10,125 और 10,125 ऑप्शन नंबर ए में है 10,125, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि 6742 इंटू 999 का गुणनफल क्या होगा, है ना। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है और इसके लिए बहुत ही आसान तरीका होता है। आसान तरीका ये होता है कि अगर डिजिट जो है गुणनफल में दिया गया है वो 9 के मल्टीपल में जितना 9 का संख्या दिया गया है उतना ही है, तो उसका गुणनफल 1 घटा के किया जाता है। कैसे किया जाता है, तो दिया हुआ है 6742 इंटू 999 अगर दिया हुआ है जो कि आपका सवाल है, तो इसमें अगर हमको गुना करना है ना तो हम इसमें से 1 घटा लेते हैं, ये होगा 6741, ठीक है, और 9999 में से 6741 को हम घटा लेंगे तो ये होगा 8, ये होगा 5, ये होगा 2, ये होगा 3, तो इसका मतलब 3 2 5 8 और यही आपका आंसर हो जाएगा 67413258। ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यही आंसर हो जाएगा। क्या किए तो 6742 में से कब कब जब ये संख्या 1 2 3 4 1 2 3 4 चारों 4, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तब क्या करेंगे 6742 में से 1 घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा 6741 और इस 999 में से 6741 को घटा लेंगे। इसी का दूसरा तरीका है कि इसमें से 1 तो घटा लेंगे 6742, अब क्या करेंगे कि यहां जो संख्या आएगा इसका और इस संख्या का योग 9 होगा तो 6 3 9, इसके बाद जो संख्या आएगा इसका योग भी 9 होगा तो 7 2 9, इसके बाद जो संख्या आएगा इन दोनों का योग भी 9 होगा तो 5 4 9, और इसके बाद जो संख्या आएगा इसके 2 के योग के 2 और इसको जोड़ने के बाद सॉरी यहाँ 1 है 6241, तो यहाँ 1 और 8 को जोड़ने के बाद 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर। अब दोनों तरीका है जिसमें से आप चाहे उससे बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगला सवाल सीरीज का है। सीरीज दिया है 3 6 6 8 10 11 15 और इसके बाद पूछता है कि क्या होगा। तो देखिए सीरीज में क्या होगा, 3 के बाद 6 हुआ, 6 के बाद 6 हुआ, तो इसमें हमको लगता है 0.5 से गुना करेंगे तो 6 होगा, 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 होगा, 6 में फिर 1.5 से गुना करेंगे तो 9 होगा, लेकिन यहाँ 9 नहीं आ रहा है, यहाँ 9 नहीं आ रहा है, तो ये कंसेप्ट फेल हो गया। अब देखिए 2 सीरीज वाला कंसेप्ट लगाएंगे, 3 3 6 6 4 10 10 5 15, इसमें 3 जुड़ा है, इसमें 4 जुड़ा है, इसमें 5 जुड़ा है। यहां देखिएगा 6 2 8 8 3 11 11 3 11 4 15, तो यहां हो जाएगा 15, है ना। देखिए इसमें 2 अलग अलग सीरीज है, एक सीरीज है 3 6 10 15 और दूसरा सीरीज है 6 8 11 और अगला आएगा 15। कैसे, तो 2 + 3 + 4 करेंगे तो 15 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम कहता है कि रमेश महेश से दुगुना तेजी से काम करता है। यदि महेश इस काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है तो रमेश और महेश दोनों एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, बस यही आपको निकालना है। क्या कहता है कि रमेश जो है महेश से दुगुना तेजी से काम कर सकता है ना। रमेश महेश से दुगुना तेजी से काम कर सकता है, तो इसका मतलब महेश को लगने वाला रमेश को लगने वाला समय महेश से आधा होगा। अगर कोई दुगुना काम करता है तो समय क्या होता है, आधा होता है, और महेश इस काम को पूरा करता है 12 दिन में, है ना। तो रमेश और महेश है, तो महेश अगर 12 दिन में पूरा करता है तो इसका मतलब रमेश कितना दिन में पूरा करेगा इस काम को,
6 दिन में पूरा करेगा। और हम जानते हैं इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। 6 और 12 का एलसीएम 12, 6 से 12 में भाग दीजिएगा 2, 12 से 12 में भाग दीजिएगा 1। यह आपका दिन है और ये 12 जो एलसीएम आता है यह कुल काम होता है, इतना ही काम कर रहा है। और ये एक दिन में काम होता है, एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। तो दोनों मिलके एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। काम कितना करना है? 12 यूनिट। तो इसका मतलब समय जो लगेगा 12/3, इसका मतलब 4 दिन में काम को समाप्त कर देगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका 4 दिन इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 2 वर्ष पूर्व इनके आयु का अनुपात 4:3 है। तो ए के वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो ए का वर्तमान आयु, ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। तो इसका मतलब ए का वर्तमान आयु 10 साल होगा। आंसर हो गया। कैसे होगा? क्योंकि ए के वर्तमान आयु का अनुपात है 5, अनुपात 5 है तो वह ऑप्शन होगा आंसर जो 5 से कटेगा। 14 5 से नहीं कटेगा, 10 5 से कटेगा, 12 5 से नहीं कटेगा, 8 5 से नहीं कटेगा। इसका मतलब आंसर हमारा सर्टेन होगा कि 10 होगा, है ना। इसका आंसर क्या होगा? 10 होगा। अगर हम इसको बनाएंगे तो क्या कहता है? वर्तमान आयु का अनुपात ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 5 और 4 है। तो मान लेते हैं 5x और 4x। 2 साल पहले कहता है तो -2 ये बराबर हो जाएगा किसके? 4/3 के। गुना कर देंगे 5 तिहाई 15x -6 बराबर 4 चौका 16x -8 बराबर के इधर इसको कर देंगे तो x, इसको बराबर के इधर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा 2, x बराबर 2। अब वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 5x। तो 5 गुना 2 बराबर 10 साल। यही आंसर होगा। तो इस सब चीज का ख्याल रखना है कि अगर अनुपात में दिया हुआ है और उसी का आंसर पूछ रहा है तो वही आंसर होगा जो उससे कटेगा, दूसरा कोई आंसर नहीं हो सकता। अगर 2 कटता तो फिर उसके बाद में आगे देखा जाता। अब यहां दिया हुआ 9:6 समानुपात 4x/4। तो इसका मतलब क्या होता है? ये प्रोपोर्शनल का प्रॉब्लम है और प्रोपोर्शनल में एक ही कंडीशन होता है कि इसको एक्सट्रीम बोलते हैं, बाह्य बोलते हैं, इसको अंतः बोलते हैं मीन, इसको भी मीन बोलते हैं और इसको एक्सट्रीम बोलते हैं। और एक ही फार्मूला होता है मीन गुना मीन बराबर एक्सट्रीम गुना एक्सट्रीम। यही एक फार्मूला होता है। तो मीन कितना है? 6 गुना x बराबर होगा 9 गुना 4। तो x बराबर होगा 9 गुना 4/6, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 3 तिरका 9, 3 दूना 6। आंसर होगा 6। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा 6। ठीक है, बहुत ही आसान तरह का सवाल है। अगला सवाल कहता है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से, है ना, 6 वर्षों में दुगुना हो जाता है ना। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में दुगुना हो जाता है। ठीक है, साधारण ब्याज है तो 6 वर्ष में वह 2 गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। इसका मतलब कि अगर 100 रुपया हमारे पास है तो 200 रुपया हो गया। इसका मतलब 100 रुपया हमको इंटरेस्ट मिला, 100 रुपया हमको इंटरेस्ट मिला। 100 रुपया मेरा मूलधन था जो कि 200 रुपया हो गया। इसका मतलब 100 रुपया हमको इंटरेस्ट मिला। और इससे पहले वाले साधारण ब्याज में आपको बताए थे कि हमेशा प्रत्येक साल का साधारण ब्याज क्या होता है? बराबर होता है। यह पूछ रहा है अपने आप का 4 गुना हो जाएगा, मतलब 400 रुपया हो जाएगा। तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 300 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा। तो 6 वर्ष में कितना इंटरेस्ट मिलता है? 100 रुपया। तो 300 रुपया इंटरेस्ट लेने में कितना साल लगेगा? 6 तिरका 18 साल। ये 3 गुना हो गया तो समय भी 3 गुना हो जाएगा, है ना। तो इसको कितना समय लगेगा? 6 तिरका 18 साल। 18 साल में यह धन अपने आप का 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल कहता है कि एक परीक्षा में 70% छात्र गणित में उत्तीर्ण थे, है ना, 80% छात्र भूगोल में उत्तीर्ण थे, है ना, और दोनों विषय में कुल 160 छात्र उत्तीर्ण हैं। तो बताइए कि कुल छात्रों की संख्या क्या है। तो इस तरह का जब भी सवाल आता है ना, परसेंटेज का सवाल है, तो हम इसको वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं। तो क्या करते हैं कि एक होगा गणित का, है ना, ये होगा गणित का
और दूसरा होगा आपको भूगोल का, ये होगा भूगोल का। कहता है कि 70% छात्र गणित में है, 80% छात्र भूगोल में है और 160 छात्र दोनों में है। तो सबसे पहले प्रतिशत किसी भी चीज का 100% होता है। यहाँ देखिए इस 70% दिया है और यहाँ कितना दिया है 80% दिया है, तो 8 7 15 150% हो गया। लेकिन 150% तो हो नहीं सकता है, होना कितना है 100%। तो इस 100% से कितना ज्यादा है, तो यह 50% ज्यादा है। तो इसका मतलब जो भी ज्यादा आता है ना वो इस बीच में एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब 50% यहाँ होगा, तो इस 50% यहाँ होगा, तो यहाँ 20% होगा और यहाँ कितना होगा 30% होगा। आपसे बहुत ही साधारण सवाल पूछा है कि कुल छात्रों की संख्या कितनी है, तो यहाँ 160 दिया है, तब 50% बराबर 160, 50% बराबर 160, तो 100% बराबर 320। इसका दुगुना हो गया, तो ये भी इसका दुगुना हो जाएगा। साधा सिंपल सा कंसेप्ट है। 50% बराबर 160, तो 100% बराबर 320, है ना। कि 50, 66, 146, 171 और वाट के जगह पर क्या आएगा, है ना। तो हम लोग के पास क्या है कि 50, 66, 146, 171 और इसके बाद क्या आएगा। इसके बीच का अंतर देखिए तो 16 है, इसके बीच का अंतर देखिए तो 80 है, इसके बीच का अंतर देखेगा तो 25 है। तो अब इसके बीच आएगा। अब देखिए इस 16 को अगर 5 से गुना कर दे तो 80 हो जाता है, ठीक है। तो सेम पैटर्न पर अगर इस 25 को 5 से गुना कर देते 125 आ जाएगा और 171 में 125 को आप जोड़ दीजिएगा तो 296 आ जाएगा और 296 आपके ऑप्शन में है, तो 296 इसका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल इसी तरह का है, मिसिंग का है कि यहाँ 4 है, 9 है, 6 है, 9 है, 25 है, 9 है, 25 है, 36 है, वाट है। अब देखिए ऊपर वाला और दूसरा वाला लाइन जो है वह स्क्वायर नंबर है, ठीक है। तो इसको आप देखिएगा तो 4 का स्क्वायर रूट 2, 3, 9 का स्क्वायर रूट 3, 3 + 2 5, या एक और जोड़ दिया है तो 6 हो गया है। उसी तरह से 9 का 3, 25 का 5, 5 3 8, 8 में 1 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। तो अगला 25 का क्या होगा 5, 36 का क्या होगा 6, तो यहाँ आएगा 6 5 11, 11 में 1 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 12। तो इसका मतलब सी नंबर जो होगा यह आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि चांदी पानी से 19 गुना भारी है ना। चांदी जो है वह पानी से 19 गुना भारी है, जबकि तांबा पानी से 9 गुना भारी है ना। तांबा जो है वह पानी से 9 गुना भारी है। इसका एक मिश्र धातु प्राप्त करने के लिए चांदी और तांबा को किस अनुपात में मिलाया जाए जो कि इससे 15 गुना भारी हो। तो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एलिगेशन लगा देते हैं। एलिगेशन लगाएंगे तो क्या होगा 19, ये क्या होगा 9, कितना गुना भारी आपको चाहिए, इसका एक मिश्र धातु बनाना है जो 15 गुना भारी हो, 15, और इससे आप निकाल लीजिएगा तो 15 में से 9 घटाइएगा 6, 19 में से 15 घटाइएगा 4, तो यह आएगा 3:2। 3:2 में आप इसको मिला दीजिएगा तो यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि 0.03, 0.03 प्लस 0.22 इंटू 0.22 प्लस 0.44 इंटू 0.44। और नीचे देखिएगा कि एक एक डिजिट डेसिमल के बाद बढ़ा दिया है, कुछ भी नहीं किया है, वही सारा नंबर है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि 0.03 का स्क्वायर प्लस 0.22 का स्क्वायर प्लस 0.44 का स्क्वायर, और नीचे है 0.003 का स्क्वायर प्लस 0.022 का स्क्वायर प्लस 0.4044 का स्क्वायर, है ना। तो कुछ नहीं करना है, इसको साधारण सा अगर आप जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 9 बटा, इसके नीचे हो जाएगा 2 अंक है, स्क्वायर है तो 4 0, प्लस 22 का स्क्वायर 484 बटा नीचे में 4 0, प्लस 44 का स्क्वायर हो जाएगा 44 का स्क्वायर हो जाएगा आपको 1936, अब बटा 0 0 0 0। उसी तरह से यहाँ भी हो जाएगा 9 बटा
नीचे कितना होगा 60 होगा, क्यों? क्योंकि 3 अंक के बाद दशमलव है। फिर 484 बटा 1 2 3 4 5 6 प्लस 1936 बटा 1 2 3 4 5 6। अब साधारण सा इसको जोड़ लेंगे तो ऊपर वाला देखिए, इसको अगर जोड़ेंगे तो ऊपर वाला सब नीचे वाला सब बराबर है, तो ये वाला इससे कट जाएगा। अरे बराबर ये बटा में है तो ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर में होगा 6 0 और नीचे में होगा 4 0, तो ये 4 0 से कट जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 100, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला सवाल कहता है कि 3 लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 1877 है ना। लगातार प्राकृत संख्या, तो एक संख्या x, अगला संख्या x + 1, पिछला संख्या x - 1, तो x - 1 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x + 1 का स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 1877। इसको तोड़ेंगे तो ये x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x प्लस 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 1877। अभी 2x प्लस माइनस है तो कट जाएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर अब प्लस 2 बराबर 1877, तो 3x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1877 माइनस 2 बराबर 1875, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1875 बटा 3, 5 6 त्रिका 18, 25 तिया 75, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा x बराबर √625 बराबर 25, और 25 कौन संख्या था? बीच वाली संख्या था। x 25 जो है बीच वाली संख्या है, और आपसे पूछ रहा है मध्य वाली संख्या क्या होगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि कोई धनराशि 5 वर्षों में 2 गुना हो जाती है। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर, छूट गया है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, तो यह कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी? ठीक है। कहता है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है ना। अगर कोई धन है ना n टाइम्स हो जाता है t वर्षों में, है ना, तो 2 का पावर n टाइम्स होने में इसको समय लगेगा, n का पावर m टाइम्स होने में इसको समय लगेगा t × m, है ना। यही चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है ना, कि जब n टाइम्स हो जाता है t वर्षों में, तो n का पावर m टाइम्स होने में उसको समय लगेगा t × m। तो ये कहता है कि 2 गुना हो जाता है 5 वर्षों में, तो 8 गुना करना है, तो 8 गुना का मतलब 2 का पावर 3, तो इसको समय लगेगा 3 गुना 5 साल, मतलब 15 वर्ष में यह 8 गुना हो जाएगा। ये आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सवाल कहता है उस सबसे बड़ी संख्या को ज्ञात करें जो 64, 130 और 240 से विभाजित करने पर शेष समान हो। तो HCF का सवाल है। HCF में जब शेष समान हो और शेष नहीं दिया होता है, तो रूल ऑफ HCF से हम सबको आपस में घटाकर उसका HCF निकालते हैं। तो इसमें से हम घटा लेंगे 240 माइनस 130, घटाएंगे 240 माइनस 64 और घटाएंगे 130 माइनस 64, और इसका HCF निकाल देंगे। जो घट के आएगा उसका HCF निकाल देंगे। इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 110, 10 में से 4 गया 6, 13 में से 6 गया 7 6 13 और 176, और 130 से 64 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 66। अब इन तीनों का हम लोग HCF निकाल देंगे। तो क्या करते हैं, 110 बराबर होता है 22 गुना 5, ठीक है। 176 बराबर होता है 22 गुना 8, और ये हो गया 22 गुना 3। तो जो तीनों में कॉमन होता है वही HCF होता है, तो इसका HCF हो जाएगा 22। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 11:9 हो तो प्रतिशत हानि ज्ञात करे, है ना। कहता है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 11:9 दिया हुआ है ना। इसका मतलब क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य बराबर है 11/9। तो इसका मतलब 11 जो है
ये क्रय मूल्य है और 9 जो है ये विक्रय मूल्य है। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना का घाटा हो रहा है? 2 रुपये का। और घाटा हमेशा किस पर निकलता है? क्रय मूल्य पर, गुना 100%। इसका मतलब ये हो गया 200/11%, है ना। 88 या 20 90 मतलब 18.2/11%, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 20% वार्षिक ब्याज के दर से अंतर 684 रुपया का होता है तो वह धनराशि ज्ञात करे, है ना। तो कहता है इसका साधारण ब्याज अगर 20% के दर से निकालेंगे तो साधारण ब्याज क्या होगा? PRT/100, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको धनराशि निकालना है तो PR है 20, समय कितना है? 4/100। तो ये हो जाएगा 0 से 0 कट गया, 2 से 5 मतलब 4P/5। यह होगा साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, ठीक है। अब इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो ये हो जाएगा A बराबर P × 1 + R/100 का पावर n - P। तो ये हो जाएगा P × 1 + 20/100 का पावर 4 - P बराबर P × 20 × 25 100 6/5 का पावर 4 - P बराबर 36, है ना। ये हो जाएगा P गुना 36, 36 का स्क्वायर 6 × 36, 6 × 9 1296 P/625 - P। तो हो जाएगा 1296 P - 630 P/625। तो यह आपको आ जाएगा 1296 में से 625 को आप घटा दीजिएगा तो यह आ जाएगा 1, यह आ जाएगा 7, ठीक है। और ये हो जाएगा 671 P/625। और सवाल में दिया है ये दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर 684 रुपया है, 684 रुपया है। मतलब 671 P/625 - 4P/5 बराबर दिया हुआ है 684, है ना। तो ये हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो 625, 671 P माइनस, है ना, 125 बार में तो 125 गुना 4 करेंगे तो 25 चौका 100, है ना, 500 P बराबर 684। तो इसका मतलब 171 P बराबर हो जाएगा, है ना, 684 गुना 625 तो P बराबर हो जाएगा 684 × 625/171। और इसको आप गुना कर दीजिए, काट दीजिए, 4 बार में कट जाएगा, 6 चौका 24, ये हो जाएगा 2500। और ऑप्शन नंबर बी 2500 इसका सही जवाब है। इसको बनाने का दूसरा तरीका भी आता है परसेंटेज वाले मेथड से, है ना, जिसमें इफेक्टिव परसेंट हम लोग लगा देते हैं, उससे भी आप बना सकते हैं। तीसरा तरीका है ऑप्शन लेके भी बना सकते हैं, आपको आंसर आ जाएगा। इसको कहता है कि आरोही क्रम में लिखिए। तो आरोही क्रम में लिखने के लिए, है ना, आरोही क्रम में इसको लिखना है तो आप क्या कीजिएगा, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कर सकते हैं या आप इसको भागा दे के कर सकते हैं, है ना। इसको आप भागा दे दीजिएगा तो भी आपको पता चल जाएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। 20 से भागा दे दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 190, 9 दूना 18.9, 9 दूना 18 और 0.95 ही आ जाएगा। उसके बाद आप 15 में 17 से भागा दीजिएगा, है ना, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 1, 0.88 और इसमें भागा दे दीजिएगा तो ये आ जाएगा 0.92, है ना। अब इसको डिसाइड कर दीजिए, 15/17 पहले होगा, उसके बाद 13/14 होगा, उसके बाद 19/20 होगा, है ना। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है यही आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपका कहता है कि एक डीलर लागत मूल्य पर अपनी वस्तु को बेचने का दावा करता है और वह 1 किलोग्राम के बदले 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम के बदले आपको 960 ग्राम देता है और कहता है कि हम सामान बेचते हैं क्रय मूल्य पर। तो इसका मतलब ये जो है आपका 40 ग्राम
40 ग्राम खा जाता है और हमेशा लाभ या हानि क्रय मूल्य पर होता है। तो हम 100 ग्राम 1000 ग्राम का पैसा तो देते हैं, लेकिन हमको मिलता कितना है 960 ग्राम। तो ये हो जाएगा 960 गुना 100% का इसको फायदा हो जाएगा। तो ये कट जाएगा 24 बार में, तो ये हो जाएगा आपको 12, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 6, 25/6। तो 6 चौका 24 1 25, 6 चौका 24 1 25, नीचे में 6 होगा, नीचे में 6 होगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4.1/6%। यह आपका आंसर हो गया। देखिए यहाँ भी 6 चौका 24 1 25 आ रहा है। कितना अच्छा से खेला है आपके साथ कि अगर आपको दिख रहा है तो यही आप मार दीजिएगा, लेकिन नीचे में क्या है, नीचे में 6 है तो 6 होगा तो यहाँ होगा, है ना। ये आपका कहता है कि इसमें विषम कौन है, 9, 25, 48, 81 और 121 में विषम कौन सा है। तो आप देख रहे हैं 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है, 48 स्क्वायर नहीं है, ये फिर 9 का स्क्वायर है, फिर ये 11 का स्क्वायर है। इसका मतलब ये जो पैटर्न है ये ऑड नंबर का स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये 7 का स्क्वायर होना चाहिए था, जो कि है नहीं, 48 है। तो इसका मतलब यह जो है यह ऑड है। अगला सवाल कहता है कि 200 से 300 के बीच में 3 अंकों की कितनी संख्या है जिसके प्रथम और अंतिम अंक पर 2 होगा। मतलब यहाँ भी 2 होना चाहिए, यहाँ भी 2 होना चाहिए, और इसके बीच का जो संख्या होगा ये बदलता जाएगा। तो इसके बीच में कितना संख्या होता है, कितना डिजिट होता है, 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट होता है। तो इस तरह का कितना संख्या आप लिख सकते हैं, तो इस तरह का आप 10 संख्या लिख सकते हैं। कहानी हो गया खत्म। आपके पास ही फिक्स है, ये जगह फिक्स है, ये जगह फिक्स है, इस जगह पर आपको रखना है। तो इस जगह पर आप 0 रखिएगा, 1 रखिएगा, 2 रखिएगा, 3 रखिएगा, 4 रखिएगा, 5 रखिएगा, 6 रखिएगा, 7 रखिएगा, 8 रखिएगा, 9 रखिएगा। तो ये कितना अंक आप रख सकते हैं, 10 अंक रख सकते हैं। तो इसको 10 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बात खत्म। अगला सवाल कहता है कि रमेश कीमत में 10% की छूट पर कार खरीदता है। रमेश कीमत के 10% छूट पर एक कार खरीदता है और उसे 20 कीमत से 20% ऊंची दर पर बेच देता है। तो मान लीजिए अगर कार का कीमत 100 रुपया है तो वो खरीदा कितना में, वो खरीदा 90 रुपया में, और बेचा कितना में, बेच दिया 120 रुपया में। बार बार आपको कह रहा है कि अगर 100 रुपया में जितना प्रतिशत बढ़ता है उतना ही उसका आंसर होता है। तो 100 रुपया में 10% का छूट दिया तो 10, 100 में से 10 घटाएंगे तो 90, 100 रुपये से 20% ज़्यादा में बेचा तो 20, 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120, है ना। तो अब उसको लाभ कितना का हो रहा है, 90 रुपये में खरीदा, 120 रुपये में बेचा, तो लाभ कितना का हो रहा है, 30 रुपये का। किस पर, 90 रुपये पर। तो 30/90 गुना 100, 30 तिहाई 90, 100/3%, मतलब 33.1/3%। इसका मतलब डी नंबर जो ऑप्शन है 33.1/3%, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कहता है ए बी सी के औसत आयु, है ना, औसत आयु 40 वर्ष है, ठीक है। और कहता है कि बी और सी का औसत उम्र, ए और बी का औसत उम्र 35 वर्ष है और बी और सी का औसत उम्र 42 वर्ष है। तो बी का उम्र क्या होगा। तो कहता है ए है, बी है, सी है। औसत का सीधा सीधा मतलब होता है सबके पास बराबर, जितना लोग हैं सबके पास बराबर बराबर वैल्यू होगा। कहता है ए बी और सी औसत उम्र 40 साल है, तो ए बी सी का औसत उम्र 40 साल है, तो ई भी 40, ई भी 40, ई भी 40। अब जिसमें जितना कम होता जाएगा उतना डेफिनेट कहानी होता जाता है। यदि ए और बी का औसत उम्र 35 वर्ष है, मतलब ई 35, ई 35, है ना। तो ई पहले था 40, सी था तो ई 40 था, सी हट गया तो ई 35 हो गया। इसका मतलब सी जो है वो ज्यादा उम्र का था, इसके कारण इस कुल के औसत को बढ़ाया हुआ था। तो इसका मतलब कम कितना हुआ, 5 साल यहाँ, 5 साल यहाँ। इसका मतलब डिफिनिट है कि ई 50 साल का है, डेफिनेट है कि 50 साल का, ठीक है। अगला कहता है कि बी और सी का औसत उम्र है 42, कहता है ई 42, ई 42। देखिए अभी बोले थे ना सी ज्यादा उम्र का है इसलिए सबको बढ़ाया था। अब देखिए सी 42,
बी 42 हो गया, बी और सी का अनुपात 42, औसत 42 हो गया। क्यों? क्योंकि सी बड़ा था और सी निकल चुका है कि सी 50 साल का है ना। ये 42 जो है, 42 इसको 42 करने के चक्कर में ये कितना साल कम हुआ है? 8 साल, है ना। तो इसका मतलब इसका उम्र कितना होगा? तो 42 माइनस 8, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 34 साल। इसका उम्र कितना हो जाएगा? 34 साल। और आपका ऑप्शन नंबर ए 34 साल इसका उम्र सही जवाब होगा 34 साल। ए बी सी डी 5 लगातार विषम संख्या है, जबकि ए और डी का योग 148 है, तो सी का मूल्य क्या होगा? ठीक है, तो इसका मतलब ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। अगर 5 लगातार विषम संख्या है तो ये x होगा, ए एक्स प्लस 2 होगा, ए एक्स प्लस 4 होगा, ए एक्स माइनस 2 होगा, ए एक्स प्लस एक्स माइनस 4 होगा, है ना। अब कहता है ए और डी इन दोनों का जोड़ जो है 148 है ना। तो x माइनस 4 अब प्लस x प्लस 2 बराबर 142। तो इसका मतलब 2x माइनस 2 बराबर 148। तो 2x बराबर 148 प्लस 2 मतलब 2x बराबर 150। तो x बराबर 75। ठीक है, तो इसका मतलब ये कितना हो गया? 75। ये कितना होगा? 77। ये कितना होगा? 79। ये कितना होगा? 73। ये कितना होगा? 71। आपसे पूछ रहा है सी का मान क्या है, तो सी का मान कितना होगा? 75। ऑप्शन नंबर ए सी का मान 75 हो जाएगा। तो ये सेकेंड शिफ्ट 10/12/2018 का क्वेश्चन था, है ना। पूरा 150 के क्वेश्चन में एक जगह तो था नहीं, तो जितना हमको लगा कि मैथ्स का सवाल है हम उसको सॉल्व कर दिए हैं। लगभग 30 सवाल हमने इसमें सॉल्व किया है। अगले वीडियो में फिर किसी और सिटिंग के एग्जाम को हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू।